वेलकम टू बीपीएससी हिंदी। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनी का जो बुक है इसमें टोटल जो है 22 सेट दिया गया है और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो क्वेश्चन बैंक है 2010 से 2022 और इसमें जो है प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे वो फायरमैन का हो या फिर वनरक्षी का हो, मद्य निषेध का हो या फिर बिहार सैन्य पुलिस कांस्टेबल का हो, जितना भी हुआ हो, जितना भी बिहार पुलिस लेती है उसका आयोग जो है, सारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है और एक सेट जो है टोटल आपका 100 क्वेश्चन का होता है। तो 22 सेट कितना हो गया, 2200 क्वेश्चन हो गया। टोटल जो है 2200 क्वेश्चन का इस बुक्स में जो है क्वेश्चन दिया गया है और आपको जो है इस चैनल पर डेली एक सेट कराया जाएगा। तो इस तरह से इस चैनल पर आपको 22 सेट कराया जाएगा। इसका मीन्स है कि 2200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, जो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है जिसमें 21,000 भर्ती है उसमें जो है आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर दिन जो एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट हम लोग 1 से 120 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपको देख सकते हैं, ये 14/4/2010 को जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बिल्कुल 10 लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह का आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा 2023 में। तो टोटल हम लोग 1 से 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपको पता है पढ़ने से ज़्यादा जो है देखकर और सुनकर याद होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो हमें जो है कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन पता नहीं होता है और फिर भी वो सही बन जाता है, तो उसको एलिमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो पहले देखिए, आपको पहले दिमाग लगाना है, आपको नहीं पता है तो ये सागर है, तो सागर तो हो नहीं सकता है, समुद्र तो हो नहीं सकता है। अब बचे दो, एक नद और नर, इस दोनों में कन्फ्यूजन है। तो इसलिए आपको जब भी ऑप्शन मारना है या तो इसमें मारना है या तो इसमें मारना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह से। तो हो सकता है कि इस दोनों में से दो आपको बचा है तो दो में से इस दोनों में से ही मारना है, और ऐसे आपको चार नहीं आ रहा है, अगर आप दिमाग नहीं लगाएं और आप जो है किसी में भी मार दिए तो वो आपका जो है नंबर नेगेटिव में जा सकता है या आपका सही होने का चांस जो है नहीं है। और इस तरह से जब आप समुद्र देखेंगे नहीं हो सकता है, सागर भी नहीं हो सकता है, नहर और नद हो सकता है, तो इसमें जो है आपका चांस जो है 90% रहता है सही होने का। तो इसका जो है नदी शब्द का जो पुल्लिंग रूप होगा, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, नद होगा। तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पर देखना है, अगर आपको पता नहीं है तो इस तरह से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं कि ये दोनों नहीं हो सकता है तो ये दोनों हो सकता है। तो आपको इस दोनों में दिमाग लगाना है, फिर नहीं आ रहा है तो एक जो है किसी में भी मार देना है, तो ये चांस है 90% आपका सही होने का। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम में करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल करना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास होगा। और अवयवी भाव समास का क्या होगा परिभाषा, तो इसमें है कि जिस समास का पहला पद जो होगा प्रधान होगा उसे ही हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें जो है 3 नंबर में बोल रहा है कि जलज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि जल में जन्म लेने वाले को हम लोग जलज बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम का क्या हो जाएगा, इला हो जाएगा। इला क्या है, तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द हम लोग किसे बोलेंगे, तो इसका परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं उन्हें ही हम लोग तत्सम शब्द बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा सीखी। क्या हो जाएगा, सीखी हो जाएगा। और मोर का और भी पर्यायवाची शब्द है, मोर को हम लोग मयूर भी बोलते हैं, नर्तक प्रिय भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत ही अच्छा नाच नाचती है। और उसे हम लोग जो है में प्रिय भी बोलते हैं कि हमारा मोह लेता है हम लोगों को मोर जब नाचता है। तो ये सब इनका पर्यायवाची शब्द है जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम में आ सकता है। एंड 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से तद्भव शब्द का
चयन कीजिए। तो 6 नंबर हो जाएगा कि ये जो मुँह है, मुँह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्प में से नग शब्द के लिए जो है पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो 7th का आंसर हो जाएगा पर्वत। क्या है, पर्वत। तो नग को जो है, पर्वत को हम लोग नग भी बोलते हैं, और पर्वत का बहुत सारा नाम है, जैसे हम लोग इन्हें बोलते हैं गिरी बोलते हैं, शैल बोलते हैं, नगपति बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो ये सब जो है पर्वत का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, उनमें से भी एक क्या है, नग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विकल्प में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो अतुल के लिए जो है समानार्थी शब्द को चुनना है। तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द्वितीय अद्वितीय होगा। क्या होगा आंसर इसका, अद्वितीय हो जाएगा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्प में से जेठ शब्द का सही विलोम क्या होगा। पहले जो ये जेट्स है, इसका अर्थ जो होता है, जो अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम जेट्स बोलते हैं, मतलब बड़ा बोलते हैं, कि ये उम्र में बहुत बड़ा है तो इसको जेट्स हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका विलोम था, मतलब उल्टा, जो बड़ा है तो कम उम्र वाला, तो कम उम्र वाला क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, जो उम्र में छोटा है। अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कृपन शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, मतलब विलोम क्या होगा। तो कृपन, तो कृपन का जो है विलोम हो जाएगा दाता। दाता का मतलब होता है देने वाला, ठीक है, और कृपन जो नहीं देता हो। 11 का देखेंगे। 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा अरविंद। अरविंद क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो अब जो है कमल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, कमल को जो है सरोज भी बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, सतजल भी बोलते हैं, अंबुज बोलते हैं, जलज बोलते हैं, क्योंकि कमल जो है जल में होता है। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन 1 से 11 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन में। इंग्लिश में कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, पोलाइटनेस हो जाएगा। तो पोलाइटनेस का जो मतलब होता है शिष्टता होता है। क्या होता है, शिष्टता होता है। और पोलाइट का क्या होता है, कुशल होता है और सरल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का हम लोग देखेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश का, तो ये सब क्वेश्चन जो है अभी जो लेटेस्ट पैटर्न का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जब आपको, जब हम 2022 हो गया, 17 हो गया, 20 का जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब उसमें बताएंगे आपको कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आपको ज़्यादा से जो आ रहा है टेंस से आ जाता है, एक्टिव पेसिव से आ जाता है, नरेशन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो ये तो पुराना है और सेट 1 है, तो ये सबसे भी आता है। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि हर दिन जो आपको सेट कराया जाएगा उससे आपका हेल्प हो सके, और किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है एग्जाम में। अब जो 13 नंबर में बोलता है गिव द प्लूरल ऑफ हिज, मतलब ये हिज जो है इसका प्लूरल क्या होगा। तो हिज का जो प्लूरल होगा, ये जो 13 नंबर है, 13 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मतलब देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर इसका प्लूरल हो जाएगा। अब जो है 14 से 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 से 15 बोल रहा है पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल। मतलब 14 नंबर में जो है कि आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है इस 4 ऑप्शन में से जो है करेक्टली स्पेल है, जो कि सही है। तो 14 का जो आंसर ए हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इमिडिएटली। क्या बोलेंगे, इमिडिएटली, IMMEDIATELY। इमिडिएटली मतलब होता है तुरंत। कहते नहीं है कि इमिडिएटली काम करो, मतलब तुरंत करो, मतलब तत्काल काम करो। इमिडिएटली का मतलब क्या होता है, तत्काल होता है। क्या होता है, तत्काल, मतलब जल्दी, तुरंत, तत्काल बनाओ, मतलब जल्दी हमें ज़रूरी है, मतलब तत्काल टिकट बनाओ, मतलब जल्दी बनाओ, ठीक है। एम 15 नंबर का जो होगा सही वर्ड क्या हो जाएगा, इसका होगा बेगेज हो जाएगा, VAGGAG। क्या हो जाएगा, बेगेज। बेगेज का मतलब क्या होता है, सामान होता है। क्या होता है, सामान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जो है मैथमेटिक्स का देखेंगे। तो देखिए अभी जो आपका पैटर्न है वो 10 लेवल का पैटर्न है, ठीक है। कौन सा है, 10 लेवल का। तो जो क्वेश्चन जो है 10 से हाई लेवल का रहेगा, 11 12 का रहेगा, या उससे ऊपर क्लास का रहेगा, जो आपको पूछा ही नहीं जाएगा, उस क्वेश्चन को जो है हम लोग हटा देंगे, उस क्वेश्चन को नहीं देखना है। बाकी बात जो 10 लेवल का है उसको हम बेसिक्स आपको क्लियर कर देंगे कि इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसको ज़्यादा इसमें बनाने के बाद जो वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आपको सिर्फ बेसिक समझा दिया जाएगा।
तो चलिए ये जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है 10 लेवल का है। इसमें बोल रहा है cot 40 बराबर tan 50। तो पहले देखिए ये जो cot 40 दिया हुआ है इसका सूत्र होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं tan जो है 90 माइनस 40, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 50। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ऊपर वाला का tan 50 और नीचे में tan 50 ऑलरेडी दिया है, तो दोनों कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। आपको बस ये सूत्र आपको देख लेना है। फिर ये cos 35 दिया है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 35। तो ये क्या हो जाएगा, ये sin 55 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, sin 55 हो जाएगा। तो फिर ये भी कट जाएगा, ये देखिए, तो ये वाला भी कट जाएगा। जब ये कटेगा तो कितना ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और जब इस वाले को गुना करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। और आपको ये पता है कि इसको जब कटाए थे तो यहाँ 1 पहले से था, और इसको भी कटा तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लेते हैं इनका, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, -1/2। तो आंसर आपका आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है। 16 का जो है आपका आंसर जो है कहाँ पर दिया हुआ है, डी नंबर में। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये 10 लेवल का नहीं है। फिर 18 नंबर में जो है ये ऊपर वाला जो है ये तो 10 लेवल का है, लेकिन इसके बीच का जो कोण आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये जो है फिर ये 10 लेवल का नहीं है। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब 19 नंबर देखेंगे, तो 19 नंबर जो है आपका 10 लेवल का है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि 3 बिंदु दिया गया है। दो ए बिंदु ये हो गया, ये आपका ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और सी बिंदु जो है समरेखीय हो तो y का मान क्या होगा। तो आपको कंडीशन क्या दिया है, समरेखीय, मतलब ये एक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू n है, मतलब समरेखीय मतलब क्या होता है, बराबर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका, तो इसमें हमको y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं y दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको फॉर्मूला से बनेगा। ये देखिए कैसे बनेगा, इसको जो हम लोग करेंगे, इसको मानेंगे a1 मानेंगे, इसको b1 मानेंगे। फिर इसको जो है पहले आपको देखिए सिंपल इसमें करना है क्या है, ये जो पहले वाला है सबको मानना है, a मानना है, a1 मानना है, इसको मानना है a2 मानना है, और इसको जो है a3 मानना है, पहले वाले भाग को। फिर सेकंड वाला b ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको आप जो है b1 मान लीजिए, इसको b2 मान लीजिए, इसको b3 मान लीजिए, और आप जो है इसको कॉपी पे लिख सकते हैं। अब आपको हम एक सूत्र बताते हैं और उस सूत्र पर इसको बैठा लीजिएगा, आपका जो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सूत्र आपका लगेगा b2 माइनस b1 बटे जो है a2 माइनस a1 इक्वल टू, फिर जो है v3 माइनस v2 बटे फिर जो है a3 माइनस a2। ये सूत्र पर जो है ये जो हमने बताया, जैसे यहाँ पर आप ये b2 है तो b2 क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या बताया, ये a1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, और यहाँ पे b1, ये बोले थे a1 और b1, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, b1, यहाँ पे -4। इसी तरह आप बैठाइएगा तो आपका जो है आराम से आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो है वृत्त की परिधि निकालने के लिए बोल रहा है। पहले देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को करना क्या है, अब इसको समझ लीजिए। इसमें बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या का योग है। तो दो वृत्त दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या का योग बोला जा रहा है। तो पहले बड़ी वृत्त को हम r मान लेंगे, और छोटी वृत्त को जो है छोटी r मान लेंगे त्रिज्या को। बड़ी वृत्त का त्रिज्या बड़ी r, और छोटी वृत्त का जो है छोटी r, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो है सेकंड नंबर में ये बोला जा रहा है कि उनकी परिधि का अंतर जो है 8 है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ तक तो हो गया कि त्रिज्या का योग हमने कर लिया, r प्लस आर बराबर 7, वो समीकरण 1 मान लिया। अब बोल रहा है कि परिधि का अंतर 8 है, ये भी आपका 10 लेवल का है। तो देखिए परिधि का अंतर के लिए परिधि पहले होता क्या है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r होता है। अब अंतर बोल रहा है तो दो वृत्त बोल रहा है,
तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 2πr, और अंतर कितना है, इतना 8 है, राइट, इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ 2π कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो है एक को क्या कहता है निकाल लेंगे। देखिए हमने क्या किया, एक पाई को कॉमन ले लिया बाहर और ये आ गया। अब आप यहाँ पर जो है 2 से इसको घटा सकते हैं और पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है। फिर आपको समीकरण तो पता ही होगा, यहाँ से जो है 4 जो बचा था ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, ये फिर बटे में आ जाएगा, और ये जो है आपका जो है आंसर फिर जो है आ जाएगा आर माइनस, बड़ी आर माइनस, फिर इधर जो भी आपका आया होगा वो समीकरण जो है 2 हो जाएगा। और पहले ही यहाँ पर जो है 2 आर दिया हुआ था, बड़ी आर और छोटी आर बराबर जो है 7 दिया था, तो ये आर आर कट जाएगा, तो बड़ी आर बराबर 2 आर हो जाएगा। और इधर जो भी था इसको घटा के आप बड़ी आर का आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर जो है समीकरण 1 में जो है बड़ी आर का वैल्यू रख कर इधर जो है इसमें आप माइनस कर दीजिएगा, और ये छोटी आर का आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। और उस फिर जो है आप जो है हमने जो समीकरण 2 माना है जिसमें परिधि निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उस परिधि में जब डालिएगा तो आपका जो है दोनों परिधि पता चल जाएगा, बड़ी आर और छोटी आर का वैल्यू जब पुट कीजिएगा। तो 20 का आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। तो 20 का जो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो 26 सेमी और जो है 18 हो जाएगा, तो बड़ी का कितना हो जाएगा वैल्यू 26, और उसके बाद क्या होगा 18 हो जाएगा छोटी परिधि का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखना करना क्या है कि पहले जो है इसमें क्या है, नीचे जो है हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा, और ये 2 जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चला गया, तो अब यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। फिर अब यहाँ पर जब ये 2 आ गया तब आप फिर अब इसको एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका 5/3 हो गया, और ये 3 जो है आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा जैसे नीचे से ऊपर गया था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, फिर ये आप लीजिएगा तो यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा, ऊपर 5 और +3 इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो 21 का जो है फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 का आंसर आपका जो है डी आ जाएगा, राइट, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 22 नंबर में बोल रहा है कि किसी काम को करने के लिए जो है 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं। कोई भी काम है उसको करने के लिए टोटल कितना है 36 लड़की और लड़के, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना लड़का और लड़की है, बस 36 है, और उन्हें कुल 166 रुपया जो है भुगतान किया जाता है। उसे कितना दिया जाता है 166 रुपया। फिर बोलता है यदि प्रति लड़की को 5 रुपया और प्रति लड़के को 4 रुपया दिया जाए तो लड़के एवं लड़कियों की अलग अलग क्रमानुसार कितनी होगी। तो मतलब संख्या पूछा जा रहा है लड़के और लड़कियों का। तो देखिए इसको भी आराम से हम लोग समझेंगे। पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स हम लोग मान लेते हैं लड़की, एक्स लड़की है और वाई लड़का है, और जो है कितना है 36 है, टोटल कितना 36 है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड में ये बोल रहा है कि यदि प्रति लड़की को 5 रुपया दिया जाता है तो इसको हम 5x मान लेंगे, और फिर लड़के को 4 दे रहा है तो 4y मान लेंगे, और कितना 166, ये समीकरण सेकंड हो गया। और आपने अगर 10 में पढ़ा होगा कि जब इस तरह का समीकरण 1 और 2 होता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करते हैं। तो आप यहाँ पर 4 से भी गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, 5 से भी कीजिएगा तो हो जाएगा। तो हम 5 से करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर जो है समीकरण का जो नियम है माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, ये कट जाएगा, और ये जो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से गुना किया था तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5y और -4y, तो y आ जाएगा
और इधर भी 5 से गुना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो 180 में आप क्या कीजिएगा, 66 को घटा दीजिएगा तो y का वैल्यू जो है 14 आ जाएगा। जब y का वैल्यू 14 आ जाएगा तो आप समीकरण जो है 1 में रख सकते हैं y का वैल्यू, तो उससे x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी था। तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस तरह से जो है x जो है हमने लड़कियां माना था और y लड़का माना था, तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। मतलब 22 जो है लड़की है और 14 जो है लड़के हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कन्फ्यूजन। अब जो है 23 नंबर और 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये लॉग से रिलेटेड है, जो कि आपका 10 का सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 25 देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, राइट। यह आपको बोल दिया जाएगा कि 11 का कितना होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि 11 संख्या का उसमें आपको 11 बोल रहा है तो डायरेक्ट उसमें एक जोड़ देना, 12 हो गया, उसे 2 से भाग दे देना है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, तो इससे एक मोटिवेशन बनेगा ताकि आगे वीडियो हम बना सकें। तो अब तो यहाँ पर आपका जो है हिंदी ख़त्म हो चुका है, मैथ ख़त्म हो चुका है और फिर इंग्लिश भी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग फटाफट जो है जीके की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन जो है वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो कौन हुआ था 1946 में। तो मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली हो गया, शौकत अली हो गया या नवाब सलीमुल्लाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा लियाकत अली हो जाएगा। ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ था। तो 26 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 2 3। मतलब अशोक भी थे, हर्षवर्धन भी था और जो है कनिष्ठ भी था। ये तीनों जो थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 48 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज, जो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है ये रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा बी, इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका प्रवास में जो थे उसमें कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या, इंडियन ओपिनियन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जो है 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया कि अधिवेशन में कि एक समानता का अधिकार जो है दिया गया। उसमें ये बोला कि विधि के समक्ष मतलब जो कानून है उसके समक्ष जो जाति हो गया, वंश हो गया, स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि स्त्री पुरुष है तो पुरुष को ज़्यादा दे दो, या फिर वंश है या जाति है तो इसे नीची कर दो, ऊंची कर दो। तो ये क्या होना, एक समानता का अधिकार होना चाहिए। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, तो उसी में ये किया गया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 31 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर 1 क्वेश्चन, 31 नंबर देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य स्थल जो है पंजाब में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो पंजाब में कौन सा स्थित है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा, रहमान डोरी हो जाएगा, सराय खोला हो जाएगा और जलीलपुर हो जाएगा। ठीक है, एंड 32 नंबर में जो आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन पहले देखेंगे। इसमें है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का जो वायसराय था उस समय कौन था। तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है
लॉर्ड इरविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। और आप लोग जो है ये याद कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है, और इन्हें जो है पुलिस अधिकारी जो है सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दिया गया था। तो ये याद रखिए, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का देखेंगे, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के। और दयानंद सरस्वती जो थी वो आर्य समाज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे वो हुए थे कहाँ पर? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुए थे। और कितने ईस्वी में हुए थे? 563 ईसा पूर्व में हुए थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो है क्या था? सुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का सुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था उन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र जो था उसके लेखक जो थे वो कौन थे? ये अश्वघोष थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उसे किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहा का उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था, उन्होंने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की, मतलब घोड़ा जो था उसको दागने की प्रथा चलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी ये हो जाएगा बतापी होगा, सही आंसर बतापी। 39 का हम लोग देखेंगे। 39 में है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो प्राचीन भारत में जो है कौन से शासक ने जो है जैन धर्म को अपना कर जो है संन्यास ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म को अपनाया था और संन्यास ले लिया था। 40 नंबर देखेंगे। तो 14 नंबर में क्या कर रहे हैं, हमें मिलान करने बोला जा रहा है कि इसमें से कौन मिलान नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, डी हो जाएगा 40 का। तो ये जो आप देख रहे हैं कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का जो संबंध था वो कहाँ से था? कुंवर सिंह का जो संबंध था वो बिहार के जगदीशपुर से था। ठीक है, ये बिहार का जो जगदीशपुर है आरा में पड़ता है, तो वहीं से इसका संबंध था कुंवर सिंह का। और ये बाकी बात आपका तीनों सही है। कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी बाई लक्ष्मी के नाम से ही जाना जाता है, तो झांसी में लक्ष्मीबाई होगी। और ग्वालियर में आपके टाटिया टोपे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकन्सवर्ग किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? डेकन्सवर्ग जो है किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका संघ का जो है एक प्रसिद्ध पर्वत है। अब जो है 42 नंबर में है, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? जो भारतीय हैं, अधिकतर भारतीय जो है वो किस समूह से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकेशियन। किससे है? काकेशियन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उनके बीच जो है क्षेत्र उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। एंड 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। 44 नंबर में बोला जा रहा है कि समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? जो समुद्र तट है 44 में कि समुद्र तट के सहारे जो है कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका जो निर्माण का कारण है इसको हम बोलते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं? अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 55 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी 45 है। ठीक है, तो 45 में ये बोला जा रहा है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, चौंडिक और सिपकी और मुलिंग हो जाएगा राइट आंसर। अब 46 में है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी जो है, ठीक है, उसका सहायक नदी में से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर क्या बहती है? सोन बहती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 देखेंगे। 47 में बोला जा रहा है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रमुख फसल जो है बाजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि बाजरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 में बोलता है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। तो 48 का जो है सी नंबर में हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और सिंधु हो जाएगा। तो निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट है। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट जो है देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में बोल जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। उत्तर से क्या है? दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा जाता है? तो सी नंबर जाता है। ये उत्तर से कहाँ जाता है? दक्षिण की ओर जो है, और नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का सही अनुक्रम। तो ये हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, जो कि कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भारत का अंडमान आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है। तो 50 का हो जाएगा 20 नंबर 200 समुद्री मील। 51 में है निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। इसमें राष्ट्रमार्ग दिया है 4, इसमें से आपको बताना है किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कोलकाता और हजीरा के बीच जो है सबसे, ये क्या है? सबसे अधिक लंबाई है। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितना है? 1949 किलोमीटर। इस दोनों के बीच जो लंबाई है 1949 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 में है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 68 7, और पूर्व से जो है 97 देशांतर 25 पूर्व तक। क्या हो जाएगा? 68 देशांतर 7 पूर्व से 97 देशांतर 25 पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, यह देशांतर हो जाएगा। अब जो है 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54। 54 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में निम्न स्थित जो है कौन नहीं है। ये बोल रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप जो है कौन नहीं है। तो इसका जो है 54 का आंसर हो जाएगा सी 1 एवं 4। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा हो गया और ट्रिंकेट, ये जो है अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। तो अरब सागर में कौन स्थित है? एलिफेंटा है और भटकल है। तो ये द्वीप शामिल नहीं है। कौन नहीं है? श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट नहीं है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है या फिर वीडियो में क्या कमी है या आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में बताएं, या फिर आप किस तरह का चाहते हैं तो वो सब कमेंट में आप बताएं, जिससे जो है आगे हम उसको जो है सजेशन के तौर पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से जो आपका नदी निकलती है उस नदी का नाम है लूनी। उस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। 56 देखेंगे। 56 में है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो आधुनिक मनु जो है ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा जो संविधान जो है लिखा गया है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही योगदान है। और आधुनिक मनु, और आपको पता है जब हमारा संविधान नहीं था आज से हजारों लाखों साल पहले, तो उस समय जो है एक मनु स्मृति चलती थी जो कि बहुत ही पुरानी पुस्तक थी, तो उसको लिखा था मनु नाम करके लिखा था। तो उसे ही उस समय जो है एक संविधान हम लोग मानते थे मनुस्मृति को। तो उसी लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है आधुनिक मनु माना जाता है, मतलब आज का मनु माना जाता है, जो लाखों वर्ष पहले ही हम लोग का संविधान लिखा गया था, जो हिंदू धर्म ग्रंथ एक तरह से उसको कह सकते हैं मनुस्मृति को। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे।
57 देखेंगे, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान क्या होता है। मतलब जो हमारा जो राज्य है या हमारा जो देश है, देश जो है उसमें जो राज्य जो होता है उसकी कार्यपालिका जो शक्ति होती है उसका प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होगा वो क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होता है वो क्या होता है, राज्यपाल होता है। ये आपको याद रखना है। 58 नंबर देखेंगे, ये सब पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो 58 का क्या हो जाएगा, सी नंबर में हो जाएगा आंसर। राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों मतलब नकारात्मक भी है और क्या है, सकारात्मक भी है। तो हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति जो है किस प्रकार की है, तो ये क्या है, नकारात्मक है और सकारात्मक भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर। 59 नंबर जो है क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 59 में बोल रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त किसे है। मतलब जो भारत में जो नागरिकता संबंधी जो नागरिक जो है उससे संबंधी जो विधान या कानून जो बनाते हैं उसका अधिकार किसको है। तो ए नंबर हो जाएगा संसद, संसद को है। जो संसद होते हैं उसी में जो है ये बिल पास होता है, तो उसी को अधिकार संबंधी ये चीज़ें हैं, कानून बनाने का, नागरिकता संबंधी। तो 60 नंबर बोलेंगे, देखेंगे कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, किस आर्टिकल में है। तो 60 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आर्टिकल जो है 48 को में है, मतलब अनुच्छेद 48 में ये क्या है, पर्यावरण एवं संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो सारा अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, ये सब जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में। ज़्यादा अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल में। भारतीय संविधान में जो है सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो 61 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर्टिकल जो है 326 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 62 में है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो 62 का जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 में बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि भारत के महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, इसमें है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय के जो प्रथम कानून मंत्री हमारे थे वो कौन थे। तो इसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि इन्होंने संविधान लिखा था जो कि एक कानून की पुस्तक से। तो इससे तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। अब ये है कि भारत एक क्या है। भारत एक क्या है, तो राज्यों का संघ है, गणतंत्र राज्य है, एकात्मक है एवं संघ राज्य है, संघ राज्य है। तो क्या हो जाएगा 66 का जो सही आंसर जो हो जाएगा कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है, बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो राज्य का ही तो एक संघ है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, संघ राज्य है तो इसमें नहीं देना है। तो 66 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जितना भी नियुक्ति की जाती है वो सारा याद कर लेना है, क्योंकि इस तरह के जो है क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा,
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। तो 69 का सी हो जाएगा कि 5 वर्ष के होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और जो है भारत, ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और राष्ट्रपति में एक चीज़ ये भी रखिए कि भारत में जो है एक लोग कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो मतलब है कि जितना बार उसका मन हो सकता है उतना बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन से शब्द को जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें कौन सा शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा जो है राष्ट्र की अखंडता को जो है जोड़ा गया था। 71 का जो है सी नंबर आंसर देखेंगे। अब जो है साइंस का क्वेश्चन आ गया कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर क्या होगा। कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है, अब 72 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि सिग्नल की तीव्रता कम होती है, एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, या पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता के कारण जो है सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है। तो 73 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा कि जल का पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जिसे बोलते हैं, तो वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। अपवर्तन से, परिकिंडन से, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से, या अवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से। तो 74 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से जो है ये बनता है। क्या बनता है? कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 75 नंबर देखेंगे। 75 नंबर बोल रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि बराबर होना चाहिए लंबाई, थोड़ा अधिक होना चाहिए, या लंबाई की आधी होनी चाहिए, या फिर 1/4 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होगा तभी वो देख सकता है। अब 75 के बाद जो है 76 नंबर देखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में होता है। तो 76 का जो है सी नंबर हो जाएगा, गिरने के समय का वर्ग। क्या होगा? गिरने के समय का वर्ग का जो है क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कहता है एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उससे उसके विस्थापन का परिणाम कितना होता है। तो 77 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? एक आदमी जो है 8 किलोमीटर जो क्या करता है वो पूर्व की ओर चलता है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि एक आदमी पूर्व की ओर चल गया, फिर उसके बाद जो है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है, उत्तर की ओर चला तो अब विस्थापन क्या हो जाएगा? तो इस दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। ये ए हो गया, ये जो है ओ ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, इसको निकालना है। तो ये आप जो है एक पाइथागोरस परिमेय जो सूत्र आता है आपने पढ़ा होगा, उससे आप निकाल सकते हैं इजीली। 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 78 नंबर में ये बोला जा रहा है कि दो वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात 1/4 है और उसका आयतन समान है तो उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? m/v होता है। क्या होता है? m/v होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि द्रव्यमान दिया गया है और उसका आयतन क्या है? समान दिया गया है। तो m/v होता है, तो मतलब m और v क्या है? बराबर है। तो इसलिए 1/4 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 ही इसका आंसर होगा। आप सूत्र से इसको बैठा के बना सकते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। तो इसमें जो है 80 का जो है सी नंबर हो जाएगा, ध्रुवन नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है? ऑक्सीकरण के कारण, आश्वासन के द्वारा, क्रिस्टलीकरण या भंजन के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आश्वन के द्वारा। किसके द्वारा? आश्वन प्रक्रम के द्वारा जो है ही सूरा से शुद्ध अल्कोहल जो है प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 82। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लैक्टिक अम्ल हो जाता है। एंड 83 में है कि कांच के ब्लॉक से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या हो जाएगा? तो 83 का आंसर डी हो जाएगा कि ब्लॉक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात जो है बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 नंबर में है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाता है साधारण लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साधारण लवण पाया जाता है। और 85 में है कि प्रोड्यूसर गैस जो है रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से जो निर्मित होगी CO+N2 से निर्मित होती है। अब 86 देखेंगे। 86 में है कि डेलोमाइट एक्स की क्या है? डेलोमाइट एक्स को जो है वो ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या है? डेलोमाइट एस जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। जब कोयला जल जाएगा तो फिर उसे हम कोयला नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनेगा तो उसे फिर हम दूध नहीं बना सकते। लोहे में जंग फिर उसे ओरिजिनल लोहा नहीं बना सकते हैं। बट ये जो भाप से पानी बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87 है। 87 हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88 है। 88 में बोलता है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होता है? अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो जो है 7 से बड़ा होता है। क्या होता है? 7 से बड़ा होता है। तो 89 का क्या होगा? 89 में है कि एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो 89 का जो है सी नंबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में। कहता है एक तत्व में जो समस्थानिक आइसोटोप है किसमें भिन्न होता है? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो है ए नंबर हो जाएगा, 0.03% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत कितना है? परसेंटेज 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। 91 में है कि द्विनाम पद्धति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्विनाम पद्धति जो है किससे संबंधित है? तो 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें दो शब्द होते हैं। क्या हो जाएगा? जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें क्या होते हैं? दो शब्द जो है होते हैं। एंड 92 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? 92 का राइट ए आंसर हो जाएगा, चुकंदर का केंद्र विलगन। क्या होता है? विगलन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जो है खनिज की कमी के कारण होता है? चुकंदर का केंद्र विगलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर वट क्या है? मतलब लीवर वट क्या है? तो 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता है। तो लीवर वट यही है कि ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। तो 94 में है कि पैंक्रियाज मेरक में पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे था ही, हमको लगा कट गया है। तो इसमें है कि पैंक्रियाज मेरक में जो है पाई जाती है। तो पैंक्रियाज मेरक में देखिए क्या पाया जाता है, इसका ऑप्शन देखेंगे। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि अमाशय एवं ड्यूओडीनियम के बीच में पाई जाती है। पैंक्रियाज मेरक में जो अमाशय एवं ड्यूओडीनियम के बीच में पाई जाती है पैंक्रियाज मेरक। तो क्या था क्वेश्चन कि पैंक्रियाज मेरक में कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था तो पैंक्रियाज कहाँ पर पाया जाएगा? अमाशय और ड्यूओडियम में पाया जाता है। मेरक का जो है अमाशय और ड्यूओडियम में पाया जाता है। क्या ये आपका जो है पैंक्रियाज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। जो मेढक का जो हृदय होता है उसका निम्नलिखित भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दो अलिंद और एक नीलद होता है। क्या होता है? दो अलिंद और एक नीलद होता है। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर दो अलिंद और एक नीलद होगा।
96 का जो है एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। हड्डियों के आंतरिक भाग में ही जो है पाया जाता है क्या, एंडोस्टियम पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, 96 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97 में है कि पेशीय ऊतक की उपस्थिति कहाँ पर होती है, तो इसका जो है सी हो जाएगा, मेजोडर्म कोसा में होती है। कहाँ पर होती है, मेजोडर्म कोसा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कहता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है। तो पादप कोशिका जो है प्राणी, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, बोला है पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है। तो 98 का क्या होता है, बी नंबर में हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। 99 नंबर में है ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है। तो ग्रेना जो है किसका घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक का। किसका हो जाएगा, हरित लवक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर जो है जो 22 सेट जो है इस प्लेटफॉर्म का, इस टोटल सेट को कराया जाएगा। तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए और एक सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीभूत, क्लैसी फील्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये क्या है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुप्रा एस्केपुला में पाया जाता है। तो कैल्सीभूत उपास्थि जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, सुप्रा एस्केलोपुला में पाया जाता है। ये राइट आंसर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।